नवीं कक्षा के समस्त बच्चों को स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आप हिंदी जो पठन पाठन कर रहे थे उसकी अगली कड़ी में मैं आज जो कैदी और कोकिला पाठ पढ़ रहे थे उसकी अगली कड़ी में मैं आपको चौथा जो संकेत है वो मैं पढ़ाऊंगी, उसकी व्याख्या बताऊंगी और उसके प्रश्नों पर भी मैं बताऊंगी। तो ध्यान दें बच्चों, पिछले दिन आप लोगों ने जो पढ़ा उसके प्रश्नोत्तर भी अच्छी तरह से लिखें और समझे भी होंगे। तो चलें अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं और उसकी ओर देखें। आप सारे बच्चे किताब खोल के भी बैठें। हर बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए और कॉपी पेन भी लिए रखे रहें, पेंसिल भी रख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको आप तुरंत अपनी पुस्तक पर लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, बाद में उसको बिगाड़ देंगे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज क्या पढ़ेंगे, कैदी और कोकिला। समझ रहे हो, कैदी और कोकिला पाठ है जो आके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अंतिम चरण पे पहुंच रहे हैं। तो चलो आज मैं इसको पढ़ती हूँ, बताती हूँ आपको और समझाती हूँ। तो चलें पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो चलो बच्चों किताब की ओर बढ़ते हैं। सारे बच्चों ने किताब खोल ली होगी। मैं पहले पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक पहले सुनेंगे और देखेंगे भी, तब आप अच्छी तरह से भावार्थ आपको समझ में आएगा। तो चले देखें, पुस्तक की ओर बढ़ें, पढ़ेंगे। ध्यान दें। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली अयाली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। सुन रहे होंगे बच्चों ध्यानपूर्वक। सबसे पहले आप जैसे कि हमेशा संदर्भ लिखते आ रहे हैं, संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या यानी भावार्थ करेंगे। तो चलो बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको सरलीकरण के लिए भावार्थ समझ में आ जाए, कुछ शब्दार्थों पर प्रकाश डालूंगी, आप सुनेंगे ध्यानपूर्वक और समझेंगे। पहला शब्द आया बच्चों जैसे कि रजनी। हर बच्चों को ये पता है रजनी माने क्या होता है। रजनी, रजनी का मतलब रात, रजनी का मतलब होता है रात, आप जानते भी होंगे। अगला शब्द है करनी। देख रहे होंगे करनी है, रजनी भी करनी, करनी मतलब है करतूतें, करनी मतलब करतूतें। शासन की करनी भी काली, करनी मतलब करतूतें, कारनामे। ध्यान दे रहे होंगे। काल कोठरी, अगला शब्द आता है काल कोठरी। काल कोठरी का तात्पर्य है कि जो जेल है, कारागृह है, उसकी बहुत तंग यानी अंधेरी कोठरी, बड़ी सकरी अंधेरी कोठरी होती है, वो क्या कहलाती, काल कोठरी, यानी अपराधियों को रखने के लिए बनी अंधकारपूर्ण कोठरी जिसमें अपराधियों को रखा जाता है। लौह श्रृंखला, लौह से मतलब तो जानते हैं, लौह माने लोहा, श्रृंखला माने जो होती है उसकी बेड़ियाँ जिनको कहा गया है। तो लौह श्रृंखला यानी बेड़ियाँ, उसको हथकड़ियाँ भी कह देंगे। लोहे की जंजीरें, श्रृंखला माने जंजीर, तो लोहे की जंजीरें, लौह श्रृंखला माने लोहे की जंजीरें, जिसको हथकड़ियाँ भी कहेंगे या बेड़ियाँ भी कह सकते हो। हुंकृति, अगला शब्द है हुंकृति। हुंकृति का मतलब होता है हुंकार, कोयल हुंकार कर रही है, हुंकृति। पहरे की हुंकृति भी ब्याली है ना, हुंकृति माने हुंकार, समझ रहे होंगे। हुंकृति के बाद एक शब्द आता है, ध्यान देंगे, ब्याली। ब्याली का मतलब सर्प, ब्याल माने सर्प, ब्याली माने सर्पिणी, ब्याली, ब्याली मतलब सर्पिणी, ब्याली का मतलब सर्पिणी। स्त्रीलिंग में आया, सांप ब्याल हो गया, सर्पिणी यानी नागिन भी कहा जा सकता है। अगला शब्द है संकट सागर, नहीं संकट रूपी सागर, संकट का समुद्र, संकट सागर यानी संकट का समुद्र। ध्यान दे रहे होंगे, संकट सागर यानी संकट का समुद्र। ध्यान देंगे। आली, एक शब्द आया बच्चों आली,
आली का मतलब सखी। तिस पर ए गाली ए आली, आली का मतलब सखी। कोयल को कवि ने क्या कहा है, सखी के रूप में संबोधित किया है। हाँ, तिस पर है ना, उससे भी बढ़कर है ना, तिस पर है ना, उससे भी बढ़कर। गाली ए आली, गाली से मतलब गाली है, तिस पर है ना, उससे भी बढ़कर। आली मानव सखी, ध्यान देंगे, आली मतलब सखी। संकट सागर, नी संकट का समुद्र है नी, संकट रूपी सागर, ध्यान दे रहे होंगे बच्चों। फिर है मदमाती, अगला शब्द आया मदमाती। मदमाती मतलब मस्ती से भरी, मदमाती यानी मस्ती से भरी, मदमाती यानी मस्ती से भरी। ये शब्दार्थ हुए। देखिए आगे एक और दो एक शब्दार्थ हैं, ध्यान देंगे बच्चों, मैं बताऊंगी, आप सुन रहे होंगे अच्छी तरह से। अगला शब्द है, ध्यान दें, चमकीले। चमकीले मतलब चमकदार, चमकीले मतलब चमकदार। अगला एक शब्द आया है बच्चों, चमकीले। चमकीले का मतलब होता है चमकदार, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों हुआ ना, कहाँ तक पढ़ेंगे आप, ये आपका यहाँ से लेकर, ध्यान देंगे, मैं भी संकेत बता दे रही हूँ कहाँ से कहाँ तक आपका है। चौथा संकेत जो है आपका, यहाँ से प्रारंभ करेंगे और यहाँ तक कोकिल बोलो तो, समझ रहे होंगे। इसके पश्चात बच्चों प्रसंग लिखेंगे, है ना, कहाँ चित्रण किया गया है, किस समय का, कहाँ का चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कारागृह के काले और अन्यायपूर्ण वातावरण का चित्रण किया है। काले, काला का शब्द मतलब अन्याय से मतलब है, ऐसे वातावरण का चित्रण किया गया है जहाँ सब बड़ा अन्यायपूर्ण ही दृश्य है। फिर करेंगे भावार्थ, फिर आप भावार्थ पे आएंगे यानी व्याख्या पर आएंगे। ध्यान दें, भावार्थ, भावार्थ हेडिंग डालेंगे आप, भावार्थ। तो भावार्थ आप अच्छी तरह से सुनेंगे, एक एक लाइन में पढ़ूंगी, आप अच्छी तरह से सुनेंगे। ध्यान दें, पहली लाइन है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, काली तू, है ना, कि तुम्हारा रंग कैसा है, कोयल तेरा रंग काला है। काली तू यानी तेरा रंग काला है, और रजनी भी काली, रजनी का मतलब जैसा कि भी बताया था, रजनी मतलब रात, और रात भी कैसी है, कालिमा से पूर्ण है, रात भी काली, अंधकारमयी, कालिमा से पूर्ण है। अगला शब्द है शासन की करनी भी काली। कवि आगे क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन के जो कारनामे हैं, करतूते हैं, जो वो कर रहे हैं, वो भी कैसे हैं, काले हैं। काले का मतलब अच्छे नहीं, अन्यायपूर्ण है, घोर अन्यायपूर्ण व्यवहार है उन लोगों का। तो इसलिए कहा गया है कि शासन की करनी भी काली है, वो अत्याचारपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों पर, और जो वहाँ बंद हैं, जेल में बंद हैं, उन पर वो अत्याचार कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी करतूतें अच्छी नहीं हैं, अन्यायपूर्ण व्यवहार है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। कब कहता है कि देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वो भी कैसी है, काली है। काली लहर कल्पना काली, काली लहर कल्पना काली। जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि देश में जो अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वो कैसी है, वो भी काली है, काली है, हमेशा नहीं, अन्यायपूर्ण वातावरण है उनके का दिखा रहे हैं। तो जिस काल कोठरी में कवि कहता है मैं बंद हूँ, वो भी कैसा है, वो भी कैसी काल कोठरी है, मेरी काल कोठरी काली, क्योंकि अंधकारपूर्ण है। काल कोठरी कैसी होती है, अंधेरी, कारागार की वो अंधेरी कोठरी होती है जिसमें अपराधियों को बंद किया जाता है। तो क्या कहता है कि जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ वो भी अंधकारपूर्ण अर्थात काली है। आगे है, मेरी टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। कब कह रहे हैं कि मैंने जो टोपी पहन रखी है, मेरी टोपी है वो भी कैसी है, काली है। मेरा कंबल भी, कमली मतलब कंबल,
मेरा कंबल भी काला है, टोपी भी काली है और मेरा कंबल भी काला है। मुझे बांधकर, यहाँ तक कि मुझे बांधकर रखने वाली लौह श्रृंखला काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। कब क्या कह रहा है कि मेरे हाथों में जो बेड़ियाँ पड़ी हैं, लोहे की जो बेड़ियाँ पड़ी हैं, वो भी कैसी हथकड़ियाँ हैं, वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृत भी की ब्याली, तिस पर ए गाली ए आली। कवि आगे कहता है कि पहरेदारों की जो ऊंची आवाज़ें हैं, कि पहरेदार क्या करते हैं, हुंकृत करें, आवाज़ें करते हैं। जो पहरेदार आवाज़ लगाते हैं, वहाँ के जो पहरेदार हैं वो आवाज़ लगा रहे हैं, उनकी आवाज़ें कैसी हैं कि वो भी नागिन के समान विषैली है, काली है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, ब्याली माने सर्पिणी, सांप, तो वो भी कैसी हैं, सर्पिणी की तरह विषैली हैं, काली हैं, नागिन की तरह वो काली हैं। उनकी आवाज़ें भी ऐसा लगता है जैसे नागिन की तरह या सर्पिणी की तरह डसने वाली हैं, यानी काली हैं। तिस पर है गाली ए आली। इतने सारे अन्यायपूर्ण व्यवहार सहने के बाद भी कवि क्या कहता है कि फिर भी उसे क्या सुनने को मिलती हैं, गालियाँ, कि ऐ सखी हे कोयल। इस पर भी हमें क्या सुनने को मिलती हैं, गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। इतना सब अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, अंत में फिर भी पहरेदार लोग हैं वहाँ जो अत्याचार कर रहे हैं, वो हमें क्या करते हैं, गालियाँ सुना रहे हैं। कवि अपनी दयनीय दशा का, करुणापूर्ण दशा का चित्रण कर रहा है और कोयल से बता रहा है, कोयल को संबोधित करते हुए कर रहा है। आगे देखें, इस काले संकट, ध्यान देंगे, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, ध्यान दे रहेंगे। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो। कब क्या कह रहा है कि हे कोयल, है ना, हे सखी कोयल, कारागार के इस संकट रूपी सागर में, समुद्र में संकट रूपी सागर, यानी संकट अलग नहीं है, समुद्र अलग नहीं है, संकट को ही समुद्र मान लिया गया है, मतलब बहुत विस्तृत, इतना बड़ा संकट है। तो संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए ठान कर क्यों आई हो। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोयल से कवि कह रहा है कि हे कोयल, हे सखी कोयल, कारागार के इस संकट रूपी सागर यानी समुद्र में तुम मरने के लिए ठान करके क्यों आई हो। तुम, आगे कवि कहता है, तुम सबको खुश करने के उद्देश्य से मस्त होकर गा रही हो। मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बताओ कि तुम सबको खुश करने के उद्देश्य से मस्त होकर गा रही हो और यहाँ तुम्हारे प्राणों की कोई सुरक्षा नहीं है। कहते ना, कोकिल बोलो तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों होकर तैराती कोकिल बोलो तो। कहते तुम अपने, क्या कर रही है, कोयल का स्वर मधुर होता है तो कहती तुम सबको खुश करने के उद्देश्य से मदमस्त होकर गा रही हो और यहाँ तुम्हारे प्राणों की कोई सुरक्षा नहीं है। क्यों होकर तैराती, कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले इस प्रकाश भरे गीतों को इस अंधेरी रात में गाकर क्यों व्यर्थ कर रही हो। चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती कोकिल बोलो तो। तब क्या कह रहा है कि तुम्हारे प्राणों की यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, तुम आज़ादी की भावना जगाने वाले इस प्रकाश और आशा भरे गीतों को इस अंधेरी रात में गाकर क्यों व्यर्थ कर रही हो, क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ तुम्हें कोई न सुनने वाला, न तुम्हारे कोई प्राणों की रक्षा करने वाला है। तो इसलिए हे कोयल कुछ तो बताओ, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, क्यों व्यर्थ में तुम अपने गीत गा रही हो इस अंधेरी रात में। तो इसलिए हे कोयल कुछ तो बताओ। कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है। समझ रहे होंगे बच्चों, ध्यान दे रहे होंगे। अगला ध्यान, फिर इसके पश्चात जब भावार्थ समाप्त हो जाता है तो इसके पश्चात आप क्या लिखते हैं, जैसा कि हमेशा से आप लिखते आ रहे हैं, फिर आप लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य। ध्यान देंगे, लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य। आप कॉपी लिए रहेंगे, आप कॉपी पर मैं जो बोलूं वो आप नोट करते चलेंगे,
क्योंकि मैं ये अलग से लिख कर नहीं दूँगी। तो आप कॉपी पर अपने नोट भी करते चलें, मैं जैसे बताऊँगी आप नोट भी करें। काव्य सौंदर्य में जैसे बच्चों हमेशा सब हम क्या लिखते आ रहे हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं भाषा। क्या लिखते हैं? भाषा। हेडिंग डालें भाषा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? भाषा। तो कवि की भाषा कैसी है? सहज सरल खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है। भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? शैली। क्या हेडिंग डालेंगे आप? शैली। शैली कैसी है? प्रश्नात्मक। कैसी है? प्रश्नात्मक शैली है, क्योंकि कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है, प्रश्न ना, तो इसलिए शैली कैसी है? प्रश्नात्मक। चित्रात्मक भी लिख सकते हैं, तो शैली लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद आप लिखेंगे अलंकार। देखो यहाँ पर इन जो काव्य पंक्तियाँ दी गई इनमें बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ध्यान देंगे। आप हेडिंग डालेंगे अलंकार। भाषा शैली हो गई। अलंकार। अलंकार हेडिंग डाल लें। अलंकार। अब देखें जैसे ऊपर पंक्तियों में, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। देखें यहाँ पर काली शब्द आया है। एक शब्द आया काली, कई बार शब्द प्रयोग हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ध्यान दें, काली शब्द कई, एक काली शब्द यहाँ भी है, ध्यान दें। तो इसके कई अर्थ लिखते। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा यमक अलंकार। क्यों यमक अलंकार है? ध्यान दें। यहाँ काली शब्द के, जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ काली शब्द के कई अर्थ हैं। एक तो काला रंग, एक तो काला रंग होता है, दूसरा अन्याय, फिर एक आता है भयंकरता। ये 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? काली। इसमें यमक अलंकार शब्द का प्रयुक्त हुआ है। यानी काली में कौन सा अलंकार? यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ। सुन रहे होंगे बच्चे, समझ रहे होंगे। अगला शब्द बच्चों है, ध्यान देंगे। अगला शब्द आता है हुंकृत की ब्याली। ध्यान दें, एक है शब्द, देखें, हुंकृत की ब्याली। देख रहे होंगे, हुंकृत की ब्याली, नहीं, हुंकृत की ब्याली। और एक है संकट सागर। इनमें है आपका रूपक अलंकार की छटा दिखाई दे रही। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। हुंकृति अलग नहीं है, ब्यालिक नहीं। हुंकृत यानी आवाज़ को, जो हुंकार पहरेदार जो आवाज़ कर रहे हैं, बुला रहे हैं, है ना, उनकी हुंकृत कैसी लग रही है? सर्पिणी की तरह, सांप की तरह विषैली लग रही है, काली लग रही है। तो इसलिए हुंकृत की काली में रूपक अलंकार होगा। कौन सा? रूपक। रूपक अलंकार। ध्यान दें, उसमें रूपक अलंकार है। और इसके पश्चात संकट सागर, अभी जैसा कि मैंने बताया भी है, यह संकट सागर। ध्यान दें, संकट सागर में भी कौन सा है? रूपक अलंकार। संकट सागर यानी संकट रूपी सागर, संकट रूपी सागर यानी रूपक अलंकार। समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक बच्चों यहाँ पर तुम्हारा अनुप्रास अलंकार भी आया है। अनुप्रास अलंकार तो आपको पता ही भी है। काल कोठरी काली, है ना, कावर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो क्या होगा? काल कोठरी काली, है ना, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कावर्ण की लगातार आवृत्ति है। काली कमली काली, इसमें भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। समझ रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। तो इस तरह बच्चों ये आपका पूरा हुआ। भावार्थ मैंने समझाया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके पश्चात अब आप बढ़ेंगे अगले संकेत की ओर। तो चलें, किताब खोले रहें। अगला संकेत है, मैं अगले संकेत की ओर बढ़ती हूँ, आप भी देखेंगे उधर, ध्यान देंगे।
अगला संकेत है, चलिए ध्यान दें। हाँ तो बच्चों चलें अगले संकेत की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे अगला संकेत है यहाँ से, तुझे मिली हरियाली डाली से लेकर आप पढ़ेंगे कोकिल बोलो तो, यानी अंतिम ये आपका होगा पद्यांश। इसको भी आप अच्छी तरह से आज सुन लें, समझ लें और कॉपी पर भी लिखेंगे। तो चलिए ध्यान दें ना। और पहले पद्यांश के जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर हैं और जो दूसरा भी पद्यांश मैं पढ़ रही हूँ 5वां, इसके भी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर मैं PDF के द्वारा भेज दूँगी, आप लोग कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो चलें मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। पुस्तक आपके हाथ में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, कॉपी पेंसिल भी हो, पेन भी रखें साथ में, ध्यान दें। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। ये पद्यांश रहा। तो चलो अब शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। संदर्भ आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। शब्दार्थों में ध्यान दें, सबसे पहले है, ध्यान दें, हरियाली डाली। हरियाली डाली, हरियाली मतलब हरी भरी डालें, हरियाली से भरी डालें, यानी पेड़ जो पौधे हैं, पत्तियां हैं उसकी कैसी हरी दिखाई दे रही हैं, तो नहीं हरियाली से भरी हुई डालें। अगला शब्द आता है नसीब। नसीब, नसीब का मतलब होता है भाग्य। नसीब यानी भाग्य, कहते हैं मेरे नसीब में, मेरे भाग्य। नसीब का मतलब होता है भाग्य। अगला ध्यान दें, अगला शब्द आया नभ नभ में, यानी समस्त आकाश में। नभ नभ में, नभ भर में मतलब, नभ भर में मतलब समस्त आकाश में, पूरे आकाश में। संचार, संचार मतलब आना जाना, विचरण करना या फैलाव, कुछ भी कर सकते हैं। गुनाह, अगला शब्द आता है मुझे गुनाह। गुनाह मतलब कहते हैं उसका गुनाह, गुनाह मतलब अपराध, गुनाह मतलब अपराध। ध्यान दें, शब्दार्थ देख रहे होंगे, सुन भी रहे। गुनाह माने अपराध। विषमता, समता माने समानता, विषमता माने असमानता। विषमता मतलब असमानता, विषमता है असमानता, विषमता का मतलब असमानता, जो समानता न हो यानी असमानता। ध्यान दे रहे होंगे, असमानता, विषमता यानी असमानता। समझ में आ रहा होगा। फिर रणभेरी, रणभेरी का मतलब युद्ध का बाजा, युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा क्या कहलाता है, रणभेरी। युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा क्या कहलाता है, रणभेरी, युद्ध का बाजा। कृति, अगला शब्द है कृति। कृति माने रचना, कृति माने रचना, कृति माने कर्म भी कह सकते हैं, कृति माने रचना। अगला शब्द क्या है, कृति, मैंने बताया, ध्यान देंगे, आप देख भी रहे होंगे, कृति माने रचना। आगे ध्यान दें, एक शब्द आया बच्चों मोहन। मोहन, मोहन के व्रत पर, मोहन, मोहन किसके लिए कहा गया है, गांधी जी को। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन के लिए क्या शब्द प्रयोग है, उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन यानी मोहनदास, गांधी जी के लिए शब्द प्रयोग हुआ है बच्चों, है ना। गांधी जी के लिए मोहन शब्द किसके लिए आया, गांधी जी के लिए। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। व्रत, अगला शब्द एक है व्रत। व्रत माने संकल्प, ये कहते हैं हमने इसका व्रत ले लिया, यानी संकल्प, प्रण, कुछ भी कह सकते हैं, प्रण या संकल्प, प्रण या संकल्प, समझ रहे होंगे। अगला बच्चे एक शब्द आया है आसव। ध्यान दें, कौन सा शब्द आया है, आसव। मैं दर्शा रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे।
अगला शब्द आया है आसो। यह है आसो। आसो माने रस, रस होता है रस, आसो रस। अगला शब्द प्राणों का आसव, नहीं प्राणों का आसव यानी प्राण शक्ति। प्राणों का आसव प्राण शक्ति भी कह सकते हैं ना, जो उत्तेजना हमारे अंदर भर दे। तो इस तरह बच्चों के कुछ शब्दार्थ हुए जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना और समझा भी होगा। कुछ बच्चे हो सकता है लिख भी रहे हों, ध्यान देंगे। और ध्यान दें बच्चों, अब इसका मैं शब्दार्थ बता दिए, प्रसंग पे चलें। तो कारागृह में बंद कवि की पीड़ा एवं उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। फिर लिखेंगे भावार्थ। तो ध्यान दें, मैं पढ़ती चलूँगी और पंक्तियाँ और भावार्थ बताऊँगी, आप अच्छी तरह से सुनते चलें। पंक्तियाँ हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि अपनी तुलना, अपनी तथा कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि हे कोयल, तू बड़ा भाग्यशाली है। कि कोयल कैसी है, तू बड़ी भाग्यशाली है। तुलना कर रहा है कि तुझे तो रहने के लिए क्या मिला, हरी भरी डालियाँ मिली हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें क्या मिली, रहने के लिए पेड़ पौधों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं। और मुझे क्या मिले हैं, मेरे भाग्य में क्या है, मुझे नसीब कोठरी काली। मेरे नसीब में तो क्या है, जेल की काल कोठरी है, यानी काली कोठरी है। और आगे कब क्या कहता है कि हे कोयल, मेरे भाग्य में क्या है, जेल की काली कोठरी है। तुझे तो खुले असीमित आसमान में है ना उड़ने फिरने की स्वतंत्रता है। मैं तेरा नभ भर में संचार, कि तू सारे संसार में क्या कर सकती है, विचरण कर सकती है, घूम सकती है। कि कोयल क्या है, एक जगह पे तो नहीं रह सकती है ना, स्वतंत्र होकर। कैसी, स्वतंत्र होकर वो विचरण कर सकती है, घूम सकती है, क्योंकि उसका पूरा संसार है, पूरा नभ है, पूरा आकाश किसका है, कोयल का है। कहती जबकि मैं, मुझे क्या इस कारागार में 10 फुट की सीमित काल कोठरी प्राप्त है। आगे क्या कह रहा है, मेरा 10 फुट का संसार, मुझे क्या है, मेरा 10 फुट का संसार है। मुझे तो 10 फुट की सीमित कोठरी प्राप्त है, जहाँ पर कैद बंद है, जिस कारागृह में बंद है कवि, जिस कोठरी में, उसका स्थान कितना है, सीमित है, 10 फीट का है। तो कहता है मुझे तो बाहर भी निकलने की स्वतंत्रता नहीं, मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। तुम्हारे आगे कवि क्या कहता है, तेरे गीत कहावे वाह, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि क्या कह रहा है तुलना करते हुए कि तुम्हारे गीतों की को लोग प्रशंसा में क्या करते हैं, वाह वाह कर सुनते हैं। बड़ा सुंदर गीत, कवि का मधुर स्वर है। तो कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे गीत तो लोगों के लिए प्रशंसनीय होते हैं, लोग वाह कहते हैं। और मेरा रोना है, क्या कहते हैं, बिल्कुल अपराध माना जाता है, अपराध की तरह, जो किसी को अच्छा नहीं लगता। रोना भी मुझे गुनाह, कि मैं रो भी नहीं सकता, कि मेरे हमारे लिए रोना क्या है, एक गुनाह की भांति है, कि मैं रो भी नहीं सकता, अपनी मन की पीड़ा भी रो कर व्यक्त नहीं कर सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि आगे कोयल से क्या कहता है, कोयल तुम्हारी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू स्वतंत्र है और मैं परतंत्र हूँ, परतंत्र कैदी हूँ। इसके बाद भी तुम क्या कर रही हो, रणभेरी बजा रही हो ना, युद्ध का ऐसा लग रहा है बाजा बजाकर संगीत छोड़ रही हो। कवि के लिए कोयल की आवाज़ कैसी प्रतीत हो रही है, रणभेरी की भांति लग रही है, जैसे युद्ध भूमि में बजाया जाने वाला बाजा। तो कहते इस पर तुम क्या कर रही हो, रणभेरी बजा रही हो, युद्ध का बाजा ऐसा लग रहा है बजा रही हो, और लोगों की आज़ादी की लड़ाई के लिए क्या कर रही हो, उत्साहित कर रही हो। समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे देखेंगे, सारे बच्चे सुन रहे होंगे अच्छी तरह से। इस हुंकृति पर, आगे ध्यान दें, इस हुंकृति पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। ध्यान देंगे, इस हुंकृति पर कवि कह रहा है, कहाँ से प्रारंभ किया मैंने, ध्यान दें, इस हुंकृति पर, इस हुंकृति पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। कवि
कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम ही बताओ कि तुम्हारे इस हुंकार से, यानी जो तुम ये आवाज़ कर रही हो, हुंकृति कर रही हो, जब पुकार कर रही हो, आह्वान कर रही हो, उस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं, कविताएं लिखने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी कृत से और कहो क्या कर दूँ। कवि क्या कर सकता है? कहता मैं रचनाएं लिख रहा हूँ, मैं रचनाएं लिख सकता हूँ, कविता के माध्यम से प्रेरित कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं और क्या कर दूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। ये कोयल कोकिल बोलो तो, ये कोयल कुछ तो बताओ कि मैं इसके अलावा और क्या करूँ, मैं किधर बढ़ूँ, कि मैं कैसे अपना संकल्प पूरा करूँ। मुझे तुम अपना मार्गदर्शन, तुम मेरा मार्गदर्शन करो, तुम मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ, अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊँ। आगे ध्यान दें, लिखा है कवि ने, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कवि आगे कह रहा है कि मोहन अर्थात, जैसा मैंने बताया, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति, उत्तेजना, अभी मैंने बताया प्राणों का आसव, ये अपनी प्राण शक्ति, प्राणों की जो उत्तेजना है वो मैं किस में भर दूँ, अपनी प्राण शक्ति और किस में भर दूँ, मैं क्या करूँ। हे कोयल, तो मेरा मार्गदर्शन करो, कुछ तो बताओ। हे कोयल, कुछ तो बताओ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मोहनदास करमचंद जी का संकल्प पूरा करने के लिए मैं क्या करूं, मैं अपनी प्राण शक्ति, उत्तेजना मैं किस में भरूं। तो इसके लिए मुझे कुछ तो बताओ, तुम कुछ बोलो तो इस प्रकार का ध्यान देंगे बच्चों। ये भावार्थ रहा। अब इसके बाद आप काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं जैसा कि लिखते आए हैं। भाषा भी वैसी खड़ी बोली लिखेंगे। शैली क्या लिखेंगे? तुलनात्मक प्रश्न शैली है। फिर आता है बच्चों अलंकार। ध्यान दें, अगला आता है अलंकार काव्यगत सौंदर्य में। जैसा आप हमेशा लिखते आ रहे हैं, हेडिंग अनिवार्य रूप से डालेंगे सब में। हर भावार्थ के बाद आप लिखते आएंगे। भाषा हो गई थी, फिर आप लिखेंगे शैली। तो शैली में मैंने बताया है कि तुलनात्मक प्रश्न शैली है। फिर इसके बाद करेंगे अलंकार। ध्यान दें, अलंकार अगला बिंदु आता है, ये हेडिंग में लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग यानी काले से लिखेंगे। अलंकार प्राणों का आसव, एक आया है प्राणों का आसव, प्राणों का आसव। तो प्राणों का आसव में ध्यान देंगे बच्चों, कौन सा अलंकार है? प्राणों रूपी आसव यानी रूपक अलंकार। प्राणों का आसव में क्या है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार लिख रहे होंगे, लिखते चलें, क्योंकि आप सुन समझ कर लिखेंगे, इसलिए लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगला बच्चों एक अलंकार इसमें आया है मानवीकरण। कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण। एक अलंकार आया है मानवीयकरण। मानवीकरण, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, प्रकृति में मानव सत्ता को देखना मानवीकरण होता है। तो कोयल का मानवीकरण किया गया है, यानी कोयल को मानव जैसा बना दिया गया। कभी प्रश्न कोयल से कर रहा है कि मेरा मार्गदर्शन करो तुम, है ना, उससे तरह तरह के प्रश्न करता है। तो इसलिए यहाँ पर एक अलंकार और प्रयोग हुआ है मानवीयकरण। मानवीकरण कर सकते हैं। मानवीकरण कौन सा अलंकार बच्चों? मानवीकरण। ध्यान देंगे, मानवीकरण, मानवीय न करके मानवी लिख देंगे। मानवीकरण, मानवीकरण। मानवीकरण में कौन सा है? मान कोयल का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। तो इस तरह बच्चों ये आपके कुछ, ये आपका आज से भावार्थ संबंधी ये पाठ पूरा हुआ। ध्यान दें बच्चों, अब प्रत्येक संकेत के नीचे के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर मैं PDF के माध्यम से आपको भेजे दे रही हूँ। आप उससे अच्छी तरह समझकर उतार लेंगे। संकेत 4 का और संकेत का 5 का जो अंतिम अनुच्छेद, दोनों के मैं संकेत डाल करके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर बच्चों लिख दूंगी। PDF के माध्यम से भेज रही हूँ, उनको आप अनिवार्य रूप से कॉपी पर कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा, सुन भी रहे होंगे बच्चे, ध्यान देंगे।